असेसमेंट का टॉपिक्स रहा है और जिनका जो नहीं है वो बाद में देखना, बट मैं अभी दोनों का जो इम्पोर्टेंट है तो वही सब करवा रही हूँ। जो ओवरऑल अभी 80% ओवर होने को है, तो थोड़ा सा अच्छे माइंड से देखो, क्योंकि सारे टॉपिक्स लग रहे हैं ना, सेम सेम है, सारे टॉपिक्स सेम लग रहे हैं, तो इसलिए अच्छे से सुन लीजिए। ऑब्जर्वेशन क्या होता है? नॉर्मली हम किसी भी पर्सन को क्यों देखते हैं, क्यों ऑब्जर्व करते हैं ना, पूरा दिन उनको ऑब्जर्व किया जाता है कि उनके क्या बिहेवियर है, उनका टैलेंट क्या है, उनके डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसेस कैसे एक्टिव कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, कैसा वो परफॉर्म कर रहा है, परफॉर्मेंस चेक करने के लिए। तो परफॉर्मेंस चेक करने के लिए जो पॉइंट आता है उसे हम ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। किसी भी, जैसे इंडियन आइडल देख रहे हो, DID देख रहे हो ना, डांस इंडिया डांस, तो वहाँ पे देखा होगा जज सब बैठे रहते हैं और सामने जो भी परफॉर्म करता है उनके सारे पॉइंट्स को, टिट बिट को नोट करते हैं। सो हम एक पर्सन का परफॉर्मेंस का सारे इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं एक पेज में। तो इट इज़ ए मीन्स ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन फॉर रिसर्च, मे बी डिफाइंड एज perceiving data through the senses, sight, hearing, taste, touch, smell। ठीक है, एक पर्सन, जैसे सोच लो एक पर्सन का नाम है ए, हम चेक करना चाहते हैं, हमारा नाम है बी। बी चेक कर रहा है ए को कि ए ने जो परफॉर्मेंस दिया कहाँ से सीखा है, उसके रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन वो गैदर कर रहा है। तो इंफॉर्मेशन कहाँ से मिल रहा है? जैसे उसका देखना, देख के सीखा। ए ने कहाँ से सीखा? देख के सीखा, आइज़ के थ्रू देखा और देख के सीखा। हियरिंग, ईयर्स के थ्रू वो सुना। टेस्ट बर्ड, टंग, टंग से वो चीज़ों को टेस्ट कर रहा है। टच, टच से भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलते हैं, किसी चीज़ को छू के पता चलता है कि वो सॉफ्ट है, हार्ड है, कि कैसा उसका शेप है, ये सब। तो दैट इज़ थ्रू टच। और स्मेल, नोज से वो पता करता है कि किस चीज़ का स्मेल क्या है। ठीक है, तो एक ए ने सारे इन्फॉर्मेशन ये सारी चीज़ों से किया है। हम डे बाय डे जो भी चीज़ें लर्न करते हैं वो आँखों से, अभी जो आप कर रहे हो ना, आपके आँख और कान दोनों एक्टिव हैं। तो आपने कहाँ कहाँ से सीखा? आँखों से सीखा, कानों से सुना, तो वहाँ से आपने लर्न किया। और उसी चीज़ को मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ कि ए कहाँ कहाँ से लर्न कर रहा है, चीज़ों को सीख रहा है, और उसी इंफॉर्मेशन को मैंने नोट डाउन करके रखा, रिसर्च में यूज़ किया आपके बारे में। इसी को ऑब्जर्वेशन कहते हैं। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए कि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स जो ऑब्जर्वेशन होता है वो बहुत ही स्पेसिफिक होता है। तो मैंने बहुत ही छोटा छोटा पॉइंट करके दी हूँ, तो आप लिख दीजिएगा ऑब्जर्वेशन इज स्पेसिफिक। मैंने इज नहीं लगाया, डायरेक्ट लिखा है। ऑब्जर्वेशन इज स्पेसिफिक, ऑब्जर्वेशन इज सिस्टमैटिक। आप डायरेक्ट जाओगे, किसी भी पर्सन को ऑब्जर्व कर दोगे, अच्छा ये पर्सन ऐसा बिहेव कर रहा है, मतलब बहुत गुस्से वाला है, बट उसका रियल बिहेवियर कुछ और रहेगा। जब तक आप A to Z उसके बारे में टिट बिट नहीं जानते हो तो आप नहीं बोल सकते कि वो पर्सन कैसा है। सो आपका कैरेक्टर जब ऑब्जर्व करते, किसी का गुण ऑब्जर्व करते हो, तो ये सिस्टमैटिक होना चाहिए, 1 by 1। ठीक है, ये क्वांटिटेटिव भी है, क्वालिटेटिव भी है। सो यहाँ पे क्वांटिटेटिव लिखा गया है, मतलब हम किसी भी पर्सन के कितने प्रकार के गुण हैं, मतलब कितने टाइप्स ऑफ नॉलेज है, बिहेवियर है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसको भी नोट डाउन करते हैं, इसलिए क्वांटिटेटिव वर्ड है, कितने टाइप के। अगर मैं बोलूँ क्वालिटेटिव होगा तो एक पर्सन का सुंदरता आप जज नहीं कर सकते, एक पर्सन का आप थिंकिंग को जज नहीं कर सकते, इसलिए क्वांटिटेटिव में जाना जहाँ पे हम जज कर सकते हैं। रिकॉर्डेड इमीडिएटली, जब आप किसी पर्सन को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो पर्सन कैसा बिहेव कर रहा है, क्या काम कर रहा है, उस चीज़ को रिकॉर्ड करके रखिए, रिकॉर्डेड इमीडिएटली। देन डन बाय एन एक्सपर्ट, जो भी पर्सन ऑब्जर्व कर रहा है आप उसके बारे में ऑब्जर्व करें, दैट मीन्स आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा कि क्या क्या ऑब्जर्व करना है। ऐसा नहीं कि जाके 2-4 बात कर लिया, ऑब्जर्वेशन कंप्लीट। ऑब्जर्वेशन इन द सेंस टोटल हिंट्स लेना सारी चीज़ों के ऊपर, उसका नाम, उसका गांव, उसका घर, उसका फैमिली, उसका फेवरेट चीज़ें, हॉबीज़, एवरीथिंग डिटेल, दैट इज़ कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। रिजल्ट कैन बी चेक्ड एंड वेरीफाइड, यहाँ पे जो भी रिजल्ट दिया जाएगा वो चेक किया जाएगा एंड वेरीफाइड भी होगा, मतलब हम रीचेक करेंगे, वेरीफाइड भी करेंगे। नेक्स्ट, फिर देखो ऑब्जर्वेशन जो लिखा गया, ऑब्जर्वेशन मेथड या ऑब्जर्वेशन जो कंसेप्ट है, OT हम बोल देते हैं, ऑब्जर्वेशन थ्योरी, इसके बेसिस पे ये ऑब्जर्वेशन टेस्ट, ऑब्जर्वेशन जो टेस्ट है ये 4 तरह के होते हैं।
पहले होता है प्लानिंग करना पड़ेगा, सब्जेक्टिव भी होना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव भी होना पड़ेगा, एसेसिंग। मतलब ऑब्जर्वेशन करने के लिए पहले हमें प्लानिंग करना पड़ेगा कि क्या क्या ऑब्जर्व करना है, कौन से गुणों को ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व को हिंदी में बोलते हैं अवलोकन। और जैसे मम्मी खाना बना रही है, आप साइड में खड़े होकर चेक कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या मसाला डाला, क्या बनाया, कैसे बनाए, सो जो टोटल प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं ऑब्जर्वेशन टेस्ट। और उसके लिए पहले प्लानिंग, फिर बड़े आकार में देखोगे चीज़ों को, जनरल पॉइंट ऑफ व्यू, फिर स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू में देखोगे, ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स पे देखोगे, छोटे छोटे क्षुद्र जो भी पॉइंट्स आएंगे उसको। एंड नेक्स्ट आएगा एसेसिंग, मतलब जो हो गया उसके ऊपर असेसमेंट करोगे, पूरा कंप्लीट असेसमेंट करोगे। नेक्स्ट, ऑब्जर्वेशन टेक्निक कितने टाइप का है देखो। ऑब्जर्वेशन टेक्निक अभी जो पढ़ा था, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, असेसमेंट, प्लानिंग। तो सब्जेक्टिव में क्या करना है, व्हाट इज इम्प्रेशन ऑफ व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द टाइम दैट यू ऑब्जर्व। देखो, व्हाट इज इम्प्रेशन ऑफ व्हाट हैपेंड, देखो जो भी चीज़ को आप ऑब्जर्व करें उसका इम्प्रेशन आपके ऊपर क्या पड़ा, ओवरऑल बोल रहा है। इम्प्रेशन आपके ऊपर क्या पड़ा, ओवरऑल बोल रहा है। ड्यूरिंग द टाइम दैट यू ऑब्जर्व्ड, ड्यूरिंग द टाइम दैट यू ऑब्जर्व्ड, ठीक है। जब आप ऑब्जर्व कर रहे थे उस समय आपने जिस काम को ऑब्जर्व किया उसका इम्प्रेशन और प्रभाव क्या पड़ा, इस पे सब्जेक्टिव बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट डिड यू एक्चुअली ऑब्जर्व, आप क्या एक्चुअली ऑब्जर्व कर रहे हैं, किस चीज़ को देखना चाहते हैं, छानना चाहते हैं या समझना चाहते हैं। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव बिहेवियर्स दैट एनीवन कुड ऑब्जर्व, कौन से ऑब्जेक्टिव बिहेवियर्स हैं जो कि कोई भी एक पर्सन ऑब्जर्व करेगा। व्हाट बिहेवियर्स डिड यू ऑब्जर्व दैट लेड टू योर सब्जेक्टिव इम्प्रेशंस, कौन से बिहेवियर आप ऑब्जर्व करना चाहते हैं जो कि सब्जेक्टिव इम्प्रेशन को देता है, प्रोवाइड करता है। अब एसेस करोगे, एग्जामिन करना है ना, एसेस करेंगे। असेसमेंट क्या है, बेस्ड ऑन व्हाट यू ऑब्जर्व, बेस्ड ऑन व्हाट यू ऑब्जर्व एंड योर इम्प्रेशन, व्हाट कंक्लूजन्स डिड यू रीच। देखो, आपके ऑब्जर्वेशन के आधार पे और सब्जेक्टिव से मिले था इम्प्रेशन, प्रभाव, इसके आधार पे व्हाट कंक्लूजन्स डिड यू रीच, कौन से कंक्लूजन में आप पहुँचे हैं। आर फर्दर असेसमेंट नीडेड, क्या उसके बाद भी असेसमेंट चाहिए या नहीं चाहिए। फिर नेक्स्ट, प्लानिंग, गिवन व्हाट यू नो व्हाट वुड बी एन अप्रोप्रिएट प्लान फॉर द स्टूडेंट और पेशेंट। तो कोई भी पर्सन हो या पेशेंट हो जहाँ पे आप डायग्नोस्टिक टेस्ट भी करना चाहते हो या फिर क्या हेल्पफुल उनको रहेगा उसके लिए प्लानिंग करना। उनको आपने ऑब्जर्व पहले किया, करने के बाद प्लानिंग करना कि क्या आपको हेल्पफुल रहेगा, मतलब उनको आप वैसा सजेशन दोगे, वैसा प्लानिंग दोगे तो वो ठीक से काम करेंगे या फिर हेल्पफुल होगा आपके लिए। सो नेक्स्ट, अभी बोला गया ये कितने टाइप का है, ठीक है। डिफाइनिंग ऑब्जर्वेशन और ऑब्जर्वेशन का टाइप्स, स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशंस, अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशंस, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, disguised, DISGUISED, disguised observation, uncontrolled observation, controlled observation, structured observation, unstructured observation, participant observation, non-participant observation, disguised observation, uncontrolled observation, controlled observation, controlled observation। नेक्स्ट, इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देखिए, ठीक है। एडवांटेज क्या है, रिलेटिवली इम्प्रेसिव मेथड, बहुत ही इम्प्रेसिव है क्योंकि किसी को देख के परखना, जांचना और उसके बारे में सारे इन्फॉर्मेशन को नोट करना एक इम्प्रेसिव प्रोसेस होता है। द ऑब्जर्वेशन टेक्निक कैन बी स्टॉप्ड और बिगन एट एनी टाइम, मैंने टू टेक्निक बोल दिया था, सो सॉरी। तो ऑब्जर्वेशन टेक्निक कभी भी बंद किया जा सकता है, कभी भी शुरू किया जा सकता है। नेक्स्ट, सब्जेक्ट्स आर यूजुअली अवेलेबल, जो भी सब्जेक्ट्स के ऊपर आप किसी पर्सन को ऑब्जर्व करना चाहते हो वो हमेशा अवेलेबल रहता है। फोर्थ, इंफॉर्मेशन रिसर्चर्स गेट इज करेंट इन्फॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन रिसर्चर्स को मिल रहा है वो करेंट इन्फॉर्मेशन है, मतलब जो तत्कालीन परिस्थिति में मिलता है। डिसएडवांटेज क्या है, इट रिक्वायर्स मोर टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम नीड करता है। एक्सटेंसिव ट्रेनिंग इज़ नीडेड, एक्सटेंसिव ट्रेनिंग के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब बाहर से सीख के आना पड़ता है कि कैसे किसी पर्सन को ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। अब कुछ जो पॉइंट ऊपर बोला था उसको मैं डिफाइन कर रही हूँ।
स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन होता क्या है? टाइम इज सिलेक्टेड एंड पर्टिकुलर एक्शन काउंटेड। टाइम को सिलेक्ट किया जाएगा, स्ट्रक्चर बोला गया ना, स्ट्रक्चर मतलब जिसको अरेंज करके रखा जाता है। टाइम इज सिलेक्टेड, टाइम को, समय को हम निर्धारित करेंगे, उसी समय पे पर्टिकुलर जो काम है उसी को हम काउंटेड करेंगे, कितना हुआ कितना नहीं हुआ कैसे हुआ उसको। अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है? नो एडवांस कैरेक्टरिस्टिक्स आउट, पहले से कोई भी एडवांस कैरेक्टर आपको बताए नहीं जाएंगे। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वर मेक्स हिमसेल्फ पार्ट ऑफ द ग्रुप। पार्टिसिपेंट मतलब क्या है? जो ऑब्जर्वेशन में पार्टिसिपेंट किए हैं, ऑब्जर्वेशन में उनका पार्ट रहेगा, तो ऑब्जर्वर क्या करता है? ऑब्जर्वर मेक्स हिमसेल्फ, खुद को भी वो पार्ट लेते हैं ग्रुप में, पार्टिसिपेंट पार्ट जैसे ले रहे, ऑब्जर्वर खुद को भी वहाँ पे पार्टिसिपेंट जैसा पार्ट लेंगे, उस ग्रुप में काम करेंगे। उसी से उनको पहचानेंगे कि ये पर्सन बहुत ही वर्किंग वाला है, या फिर वो पर्सन का कैरेक्टर कैसा है, क्या वो पर्सन हमारे साथ मिक्स हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, सर। नेक्स्ट, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, तो ऑब्जर्वर नॉट पार्ट ऑफ ग्रुप, ऑब्जर्वर कोई भी पार्ट का ग्रुप नहीं होगा। डिस्गाइज्ड ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वर नॉट विजिबल टू ग्रुप, देखो छुप के करना, ठीक है, डिस्गाइज्ड मतलब छुप के करना, तो ऑब्जर्वर ग्रुप के सामने नहीं आएगा बट छुप छुप के ऑब्जर्व करेगा। कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, नो ऑब्जर्वेशन डन इन नेचुरल सेटिंग, मतलब आपने जो नेचुरल और प्रकृति के सेटिंग बनाए हैं, एक कक्षा बनाए, उसी के अंदर कंट्रोल्ड पॉइंट पे सारी चीज़ पहले से डिसाइडेड रहेंगे, उसी के साथ आप ऑब्जर्व करेंगे। एंड जब कोई चीज़ के लिए, सॉरी अनकंट्रोल्ड बोला जाएगा, अगर आपने कोई भी परिस्थिति में नेचुरल कंडीशन में खुद से कोई कंडीशन नहीं लगाया है और बच्चों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, बच्चों का परफॉर्मेंस चेक कर रहे हैं, उसे अनकंट्रोल्ड कहते हैं। कंट्रोल्ड क्या है? जहाँ पे आप एनवायरनमेंट फिक्स कर दोगे कि एक स्पेशल एनवायरनमेंट आपके लिए बनाया गया है, उसी में ही आप काम करेंगे, तो कंट्रोल्ड स्पेशल एनवायरनमेंट क्रिएटेड, ठीक है। तो ये पहला वाला हुआ। तो रेटिंग स्केल क्या है पहले देखेंगे, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स फिर आएगा, फिर उसके यूजेस हैं, टाइप्स ऑफ रेटिंग स्केल है, थोड़ा थोड़ा बताया जाएगा, एडवांटेज डिसएडवांटेज, खत्म, ठीक है, इतना ही है। आपको शॉर्ट शॉर्ट दिया जा रहा है 3-3 पेज का। सो रेटिंग स्केल क्या है ना? रेटिंग स्केल can help to evaluate the quality of the behavior of one student or many student. Rating scale can help to evaluate, rating scale help करता है evaluate करने में quality of the behavior of one student or many student, बहुत सारे स्टूडेंट्स का या फिर एक स्टूडेंट का, मतलब मैं रेटिंग देना चाहती हूँ। जैसे आप लोग कोई भी चीज़ परचेस करते हो ऑनलाइन, तो परचेस करने के बाद रेटिंग प्रोवाइड करते हैं, तो रेटिंग स्केल कैन हेल्प टू एवेलुएट द क्वालिटी ऑफ द बिहेवियर ऑफ वन स्टूडेंट और मेनी स्टूडेंट। तो एक बच्चे का भी क्वालिटी जो बिहेवियर है उसको हम चेक कर सकते हैं, या फिर बहुत सारे स्टूडेंट का एट ए टाइम चेक कर सकते हैं। It also measures the degree to which the student exhibits a specified behavior. हम चेक करना चाहते हैं कि सोचो एक बच्चा आज के दिन में कुछ बिहेवियर शो किया और उसका परसेंटेज कुछ अलग अलग आया, ठीक है, वही बिहेवियर 2 दिन के बाद फिर से शो कर रहा है तो बहुत ज़्यादा शो कर रहा है, वही चीज़ आप 1 साल के बाद चेक कर रहे हो फिर भी अप डाउन हो रहा है। तो ये कुछ स्पेसिफिक बिहेवियर को अगर आप चेक करना चाहो विथ इंटरवल ऑफ टाइम, तो वो भी पॉसिबल है। रेटिंग देना, आज जो अच्छा बिहेव कर रहा है, आज जो परफॉर्मेंस अच्छा दे रहा है, कल वो खराब भी दे सकता है, इसलिए इट इज़ ऑल्सो मेजर द डिग्री मतलब वेरिएबल चेंजेस होते हैं, पहला थोड़ा फिर ज़्यादा बहुत ज़्यादा, ऐसा द डिग्री टू व्हिच द स्टूडेंट एग्जिबिट्स ए स्पेसिफाइड बिहेवियर। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? दीज आर द वैल्यू जजमेंट, किसका कितना मोल भाव है और कितना काम हम कर सकते हैं, और कैरेक्टर बेसिस पे वैल्यू मिलना। तो दीज आर द वैल्यू जजमेंट अबाउट एट्रीब्यूट्स ऑफ वन पर्सन बाय अनदर पर्सन। देखो आपको मैं जजमेंट दे रही हूँ, हाँ यू आर ए वेरी गुड पर्सन, आपको मैं मार्किंग नहीं दूंगी, जजमेंट दूंगी आपके वैल्यूज़ को देखते हुए कि इतना काम आप कर रहे हो या सपोर्ट कर रहे हो तो कैसे कर रहे हो, तो आप गुड पर्सन है, वेरी गुड पर्सन है, एक्सीलेंट पर्सन है, दीज आर कॉल्ड रेटिंग स्केल। तो एक पर्सन दूसरे पर्सन को उसके कैरेक्टर के बेसिस पे जज कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं दैट इज रेटिंग स्केल। दीज आर द मोस्ट कॉमनली यूज टूल्स टू कैरी आउट स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। अभी पढ़ के आई थी स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन,
किसी के वैल्यूज़ को अगर काउंट करना रहता है उसके लिए जो टूल यूज होते हैं उससे हम रेटिंग स्केल बोलते हैं. दीज आर जेनरली डेवलप टू मेक क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स. समझ आया? क्वांटिटेटिव कम, क्वालिटी में ज़्यादा, क्योंकि बिहेवियर्स क्वांटिटी में नहीं क्वालिटी में चेक किया जाता है. तो जेनरली ये चीज़ आपका क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स हैं. प्रोवाइड्स मोर फ्लेक्सिबिलिटी टू जज द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस. यहाँ पे बच्चों का हम लेवल ऑफ परफॉर्मेंस चेक करना चाहते हैं. बहुत फ्लेक्सिबिलिटी के साथ धीरे धीरे हम बच्चों के परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं. एक बच्चा अगर बहुत ही ख़राब भी परफॉर्म किया है फिर भी ये हार्मफुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मार्क्स नहीं, जजमेंट में हम बोलते हैं योर कंडीशन इज़ वेरी पुअर और योर कंडीशन इज़ गुड बट नॉट वेरी गुड. तो ऐसे में बच्चे को कम बुरा लगेगा क्योंकि मार्किंग नहीं होता है, फ्लेक्सिबिलिटी हम शो करते हैं. यूजेस देखो, गेन रिलेटिव इंफॉर्मेशन अबाउट पर्टिकुलर सब्जेक्ट. पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर रिलेटिव नॉलेज मिलता है और इन्फॉर्मेशन मिलता है. यहाँ पे हम जितने भी डाटास हैं उसको कंपेयर करते हैं और एनालाइज करते हैं. फिर नेक्स्ट, मेजर वन इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट और सर्विस एलिमेंट. ये इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट और सर्विस एलिमेंट को जज करता है, मेजर करता है. अब देखो टाइप्स ऑफ रेटिंग स्केल. रेटिंग स्केल बहुत प्रकार के हो सकते हैं. डिस्क्रिप्टिव रेटिंग स्केल, न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल, ग्राफिकल रेटिंग स्केल, कंपैरेटिव रेटिंग स्केल. डिस्क्रिप्टिव रेटिंग स्केल क्या है? Descriptive rating scale, each answer option is elaborately explained for the respondents. आप सारे कौन हैं? रेस्पोंडेंट्स हैं. आप रेस्पॉन्स देते हो इसलिए आपको बोला जाएगा रेस्पोंडेंट्स. तो जब हम आपको रेटिंग प्रोवाइड करेंगे आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे, तो ईच एंड एवरी पॉइंट को हम क्या करेंगे? एक्सप्लेन करेंगे कि इस रेस्पोंडेंट का क्या मतलब है. तो हम बच्चों को जैसे जज करने के लिए इतने पॉइंट्स दे रहे हैं: एक्सीलेंट, गुड, एवरेज, बिलो एवरेज, एवरेज, बिलो एवरेज बोला गया एक साथ, एंड पुअर. तो एक्सीलेंट मतलब बहुत अच्छा, तो हमें ना एक्चुअली नीचे से जाना चाहिए. 1 2 3 4 4 एंड 5. सो आपको किसी ने बोल दिया यू आर ए वेरी पुअर स्टूडेंट, मतलब आपका क्या आता है? रेटिंग. रेटिंग होता है 1. आपको किसी ने बोल दिया योर परफॉर्मेंस इज वेरी एक्सीलेंट, तो आपका आ गया रेटिंग स्केल में 5. अगर किसी ने बोला यू आर ए एवरेज स्टूडेंट, तो आपका रेटिंग हो गया 3. तो इसे डिस्क्रिप्टिव. जब हम 3 बोल चुके हैं, 3 बोलने के बाद उसमें एक क्या दिया गया है? कैरेक्टर और बिहेवियर एक्सप्लेन किए गए हैं. दैट इज कॉल्ड एवरेज और बिलो एवरेज और पुअर और एक्सीलेंट और गुड. तो ऐसे वर्ड्स मेंशन है जो कि इंपॉर्टेंट है समझना, कि उसी से किसी पर्सन का परफॉर्मेंस को आप जज कर सकते हो. फिर आता है न्यूमेरिकल. न्यूमेरिकल में नंबर्स रहेंगे. इट हैज़ नंबर्स एज आंसर ऑप्शन एंड नॉट ईच नंबर कॉरेस्पॉन्डेंस टू ए कैरेक्टरिस्टिक्स और मीनिंग. तो इट हैज़ नंबर एज आंसर, मतलब यहाँ पे आपने जैसे देखा था ऊपर गुड, एवरेज, बेस्ट, कुछ ऐसा देखा था, तो यहाँ पे 1 2 3 4 रहेगा. जैसे आप कोई चीज़ परचेस करते हो तो कहीं कहीं पे आता ना 5 स्टार दे दीजिएगा, तो 5 स्टार मतलब बहुत अच्छा, 1 स्टार दे दिया मतलब बहुत बेकार. तो नंबर से दिया तो ये हो गया न्यूमेरिकल. फिर आया ग्राफिकल. जब ग्राफिकल बोला जाता है तो हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं कि इस साल इस बच्चे का परफॉर्मेंस ये है, अगले साल इतना था, अब इतना है, और ये साल इतना रहेगा, और नेक्स्ट ईयर इतना रहेगा. ये जो हमने अरेंज करके डाटा को ड्रॉ किया इसे बोलते हैं ग्राफिकल रेटिंग स्केल. ग्राफिकल रेटिंग स्केल पर्टिकुलर ट्रेड और चेक मार्क्स पे ही हम चेक कर सकेंगे कि हम कितने वे से ग्रो कर चुके हैं. नेक्स्ट वाला पॉइंट आता है कंपैरेटिव रेटिंग स्केल. इट एक्सपेक्ट्स रेस्पोंडेंट्स टू आंसर ए पर्टिकुलर क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ कंपैरिजन. तो यहाँ पे ना कंपैरिजन के फॉर्म में आंसर देना है. जो रेस्पोंडेंट है आप लोग जब आंसर देंगे कंपैरिजन करके देंगे कि ये एक ऐसा है, इसमें इतने पॉइंट्स नहीं है, बी में इतने पॉइंट्स हैं. तो ऐसा भी रेटिंग स्केल होता है. क्यों? 2 इंसानों में क्यों एक अच्छा एक बुरा होता है, वो भी एक रेटिंग स्केल है. 10 इंसानों में भी एक अच्छा और बाकी 9 बुरे क्यों होते हैं, वो भी एक रेटिंग स्केल होता है. तो वो भी है. एडवांटेज देखो क्या है? easy to administer and scoring. Any problem? So it is easy to administer, मतलब इसको यूज़ करना बहुत यूज़ है, मतलब easy है, और स्कोरेबल है, मतलब स्कोर्स
इजीली मिल जाता है। इट इज़ ईजी टू मेक, बनाना भी ईजी है। लेस टाइम कंज्यूमिंग, कम समय में होता है, कंज्यूम नहीं करता ज़्यादा टाइम। इजीली यूज फॉर लार्ज ग्रुप, बड़े बड़े ग्रुप के लिए यूज़ हो सकता है। ऑल्सो यूज फॉर क्वान्टिटेटिव मैथड, सो क्वान्टिटेटिव में भी यूज़ कर सकते हो जहाँ पे नंबर से क्वान्टिफाइड हम कर रहे हैं कोई चीज़ों को। मे ऑल्सो बी यूज फॉर असेसमेंट, हम कैसे असेसमेंट में चेक करते हैं, बच्चों का इंटरेस्ट चेक करने के लिए, एटीट्यूड चेक करने के लिए, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स को चेक करने के लिए स्कूल्स कॉलेजेस में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। यूज टू इवेलुएट परफॉर्मेंस एंड स्किल ऑल्सो, बच्चों को हम स्किलफुल बना रहे हैं, अनस्किलफुल रह रहे हैं तो कैसे बच्चे हैं वो जानने के लिए भी हम रेटिंग स्केल का यूज़ करते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, डिफ़िकल्ट टू फिक्स अप रेट, इसको फिक्सअप करना, इसका मतलब पूरे प्योर फॉर्म में ये हो नहीं सकता। चेंजेस फॉर सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन, इसको हम सब्जेक्टिव और बड़े आकार में यूज़ कर सकते हैं, सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन। दस द स्केल्स में बिकम अनसाइंटिफिक, उस वजह से जो स्केल्स है वो अनसाइंटिफिक रहा है। ठीक है, अनसाइंटिफिक मतलब साइंटिफिकली इसको हम यूज़ नहीं कर पाते। सो अब बताओ, सो अनदर टॉपिक इज इंटरव्यू। इंटरव्यू क्या होता है? आप बोलोगे मैम ये बहुत इजी है, हम लोग ने दिया हुआ है। हाँ राइट, बट इंटरव्यू होता क्या है आपको पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखो थोड़ा सा फास्ट कर रही हूँ तो ये फट जा रहा है, तो थोड़ा सा मैं छोटा कर दी। ठीक है, बस ठीक, चलो। सो अब पॉइंट है, इंटरव्यू जो ये वर्ड है ना, इंटरव्यू जो वर्ड है डिराइव फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड, ये फ्रेंच वर्ड से आया है। फ्रेंच वर्ड कौन सा है? एंट्रीवॉयर, एंट्रीवॉयर। ठीक है, ENTREVOIR, विच मीन्स, इसका मतलब है टू सी ईच अदर, एक दूसरे को देखो, विजिट ईच अदर ब्रीफली, एक दूसरे के पास जाओ और विजिट करके आओ और जान के आओ उसके बारे में, एंड हैव ए ग्लिम्स ऑफ, और किसी पर्सन के बारे में छोटे छोटे आइडियाज़ लेके आओ, समरी में जान के आओ कि वो पर्सन का है क्या। ठीक है, नेक्स्ट। सो एक इंटरव्यू का मतलब क्या होता है? एन इंटरव्यू इज ए जेंटल कन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल। इंटरव्यू का मतलब होता है कि एक अच्छा खासा कन्वर्सेशन रहेगा दो इंसानों के अंदर, एंड मोर वेयर क्वेश्चंस आर आस्क्ड टू ए पर्सन टू गेट द रिक्वायर्ड रिस्पॉन्सेज और आंसर। और जहाँ पे अगर हमने क्वेश्चन पूछा इंसान को और वो उसी क्वेश्चन के आधार पे आंसर देगा, ना कि उस क्वेश्चन को छोड़ के बाकी चीज़ों का आंसर देगा, तो जो क्वेश्चन पूछा जाए उसी क्वेश्चन पे रिस्पॉन्स और आंसर देगा। डेफिनेशन देखो, 4 डेफिनेशन दिया गया है, 2 लिख देना बस। तो छोटा छोटा में चलते हैं, ये एक बिंघम में चलते हैं और एक है WJ गुडे एंड PK हैट। सो बिंघम है, डिफाइंड इंटरव्यू एज ए कन्वर्सेशन विथ ए पर्पस। कन्वर्सेशन, ऐसा बातचीत करना जहाँ पे एक पर्पस और कोई चीज़ का पूर्ति होता हो। हर एक चीज़ को इंटरव्यू नहीं बोल सकते ना, मैं आपके साथ बात कर रही हूँ यहाँ पे, मुझे अगर आपके बारे में इंफॉर्मेशन लेना है और मैं बात कर रही हूँ उसके लिए, तो यहाँ पे मेरा पर्पस है कि आपके बारे में मुझे जानना है, तो इससे हम इंटरव्यू नहीं कहेंगे, सॉरी इंटरव्यू कहेंगे। बट अगर मुझे नॉर्मल बातचीत करना है और उसमें आपके बारे में डिटेल नहीं जानना, ना ही मेरा आपके साथ कोई कनेक्शन है, डायरेक्ट मैं सिर्फ आपसे बातचीत कर रही हूँ, तो वो इंटरव्यू नहीं कहलाता। जहाँ पे मेरा कोई नीड होगा, कोई ज़रूरत है, कोई इन्फॉर्मेशन आपसे निकालना है या आपसे बात करके बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो वैसे में इंटरव्यू रखे जाते हैं। नेक्स्ट, WJ गुडे एंड PK हट क्या बोल रहे हैं? इंटरव्यूइंग इज फंडामेंटली ए प्रोसेस ऑफ सोशल इंटरेक्शन। इंटरव्यूइंग करना, किसी को इंटरव्यू लेना, अगर फंडामेंटली देखा जाए तो ये प्रोसेस ऑफ सोशल इंटरेक्शन है, सामाजिक इंटरेक्शन है। मतलब मैं और एक पर्सन के साथ इंटरेक्ट करी, में भी हो सकता है एक से ज़्यादा लोग भी वहाँ पे प्रेजेंट हो इंटरेक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरव्यू। क्या है नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स? अभी बोला ना, ये सोशल इंटरेक्शन है, क्योंकि हम घर पे नहीं करते, घर के बाहर होता है और इंटरव्यूअर्स रहते हैं बहुत सारे और वो हमें इन्वेस्टिगेट करते हैं, हमारे बारे में पहचान बढ़ाते हैं और जानते हैं कि हमारे अंदर क्या नॉलेज एक्स्ट्रा है। इट इन्वेस्टिगेट्स इश्यूज इन ए डेप्थ वे। सो ये इन्वेस्टिगेट करते हैं हमारे अंदर जो प्रॉब्लम्स है उसका भी। नेक्स्ट, इट डिस्कवर्स हाउ इंडिविजुअल्स थिंक एंड फील अबाउट ए टॉपिक। देखो, जैसे हम लोग टीचिंग में जॉब, तो हमारा टीचिंग में ही होगा और टीचर बनना भी है, सो वी नीड ए टॉपिक।
ठीक है, हमें बच्चों को पढ़ाने के लिए एक टॉपिक चाहिए, तो उस टॉपिक पे हम बच्चों को नॉलेज देने से पहले हमारा डेप्थ कितना है उस टॉपिक पे, नॉलेज कितना है, ये जानना भी इम्पोर्टेंट होता है। तो जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं और इंटरव्यू जो लेते हैं वो हमारा डेप्थ ऑफ नॉलेज को चेक करते हैं। यहाँ पे हमारे पास उस टॉपिक से रिलेटेड क्या ओपिनियन है, क्या हम फील करते हैं, कितनी चीज़ डिस्कवर क्या है, वो बारे में। फोर्थ पॉइंट पे, इट इन्वॉल्व एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए रैपो बिटवीन इंटरव्यूअर्स एंड इंटरव्यूई। मैं अगर आपका इंटरव्यू लेती हूँ तो मैं हूँ इंटरव्यूअर, क्योंकि मैं व्यू कर रही हूँ, आपको देख रही हूँ और पूछ रही हूँ, और आप है इंटरव्यूई, आप मुझे बस रेस्पॉन्स देंगे। मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगी, आप रेस्पॉन्स देंगे। इंटरव्यूअर, उसका ऑपोजिट इंटरव्यूई। इट इज़ बिहेवियरल मेथड। इसमें भी किसी पर्सन का गुण को हम मार्किंग नहीं, मार्किंग से पहले बिहेवियर से जानते हैं और उसी बिहेवियर के बेसिस पर भी मार्किंग करते हैं। इट कैन हेल्प टू रीच आउट सेंसिटिव टॉपिक्स। बहुत अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट सेंसिटिव टॉपिक तक पहुंचने के लिए भी हमें इंपॉर्टेंट है। व्हिच पीपल में फील अनकंफर्टेबल डिस्कसिंग इन ए फोकस ग्रुप। तो देखो, जैसे एक टॉपिक को लेके आप ना बातचीत करने में बहुत हिचकिचाते हो बाहर, एडल्ट एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन, बुरा लगता है। बट जब कोई इंटरव्यू पे गए हो और ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं तो आप बाउंड हो आंसर देना। तो अनकंफर्टेबल जो चीज़ें होती है उसको भी आप आंसर दे देते हो इन सारी जगहों पे। नंबर 7, इट एड्स ए ह्यूमन डायमेंशन टू इम्पर्सनल डाटा। तो ह्यूमन डायमेंशन को बाहर निकाल के हर एक पर्सन का इंडिविजुअल डाटा भी होता है, ये उन्होंने बताया। टाइप्स ऑफ इंटरव्यू देखो कितना टाइप है। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, 1-to-1 इंटरव्यू, ग्रुप इंटरव्यू, ऑनलाइन इंटरव्यू और वीडियो इंटरव्यू। वीडियो इंटरव्यू क्या होता है? जैसे किसी ने आपको बोला यहाँ पे वैकेंसीज है, अपना सारा इन्फॉर्मेशन एक वीडियो में रिकॉर्ड करके आप भेज सकते हो। या फिर और एक चीज़, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया जाएगा ऑनलाइन, जैसे कॉल्स किए जाते हैं, उसके थ्रू आपको इंटरव्यू लिया जाता है। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू इन द सेंस, अगर हम लोग स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में आते हैं तो जो स्पेसिफिक पॉइंट्स में आपको पूछना चाहती हूँ उसी बेसिस पे अगर आप बोलेंगे तो स्ट्रक्चर्ड होगा। अगर मैं जो क्वेश्चन पूछ रही हूँ और उससे रिलेट करके आपने और भी आगे आगे का बोला, वो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है। 1-to-1 इंटरव्यू, जैसे कि आपको मैं एक प्रश्न पूछूंगी, आप उसका आंसर देंगे, फिर उसके बाद और एक प्रश्न पूछूंगी, आप उसका आंसर देंगे, तो 1-to-1 इंटरव्यू हुआ। जैसे भाइबा एग्जाम्स होते हैं। ग्रुप इंटरव्यू, जब जीडी में जाते हो तो जीडी में गए और वहाँ पे एक टॉपिक दे दिया, उस पर आप डिस्कशन कर रहे हो, तो आपको जितने पॉइंट्स हैं आप बोल रहे हो, जिसको जो जो पॉइंट्स आ रहा है वो बोल रहा है, दैट इज़ कॉल्ड ग्रुप इंटरव्यू, एक साथ दे सकते हो। ठीक है। ऑनलाइन इंटरव्यू और वीडियो इंटरव्यू तो बोल चुकी हूँ, वीडियो के माध्यम से होगा या ऑनलाइन फॉर्मेट में कॉल के थ्रू होगा। ठीक है, अभी मेरिट्स देखो बस। मेरिट्स क्या है? इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू द इंटरव्यूअर। जो इंटरव्यू ले रहे इंटरव्यूअर हैं उनको बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाता है, बहुत आराम से इसे कंफर्म कर लेते हैं। देन द इंटरव्यूअर हैज़ ए बेटर रेस्पॉन्स। इंटरव्यूअर जो इंटरव्यू ले रहे हैं उनको बेटर रेस्पॉन्स मिलता है आपसे, जैसे कि आपने इंटरव्यू दिया तो आपसे बहुत ही अच्छे अच्छे रेस्पॉन्स मिलते हैं। देन द मेल्ड क्वेश्चन। मेल्ड क्वेश्चन में क्या होता है? आप मेल करते हो, जीमेल करते हो, कभी कभी अच्छे से करते हो, कभी अच्छे से नहीं करते हो। बाकी जब आपको इंटरव्यू लिया जाता है तो आप डायरेक्ट आंसर देते हो तो अच्छा देते हो। ठीक है। एंड पीपल हु कैन नॉट रीड एंड राइट, जो पर्सन लिख नहीं सकते या फिर रीडिंग में नहीं कर सकते, उनके लिए कैन ऑल्सो आंसर द क्वेश्चन। वो भी चाहिए कि वो भी आंसर दे तो वो भी दे पाते हैं इन क्वेश्चंस के आंसर। द इंटरव्यूअर कैन जज द नॉन वर्बल बिहेवियर ऑफ द रेस्पोंडेंट। देखो, आपका वर्बल बिहेवियर होता है कि आप चिल्ला के बात करो, स्वीटली बात करो, वॉइस से साउंड क्रिएट करो, डिफरेंट टाइप ऑफ टोन और टोनेशन, जो इंटरवेनिंग पॉइंट्स पे आते हैं वो सब है। बट नॉन वर्बल बोलता है कि आपके बॉडी जो बिहेव करता है, बॉडी का कैरेक्टर, इंटरव्यूअर कैन जज द नॉन वर्बल बिहेवियर ऑफ द रेस्पोंडेंट, तो ये भी चेक करता है। नेक्स्ट, द इंटरव्यू परमिट्स ग्रेटर डेप्थ ऑफ रेस्पॉन्स विच इज़ नॉट पॉसिबल थ्रू एनी अदर मीन्स। द इंटरव्यू परमिट, क्या परमिट करता है इंटरव्यूअर? सो कि आपका जो रेस्पॉन्स है वो ग्रेटली वो चेक कर सके डेप्थ के साथ कि ये सही में ये पॉसिबल होगा या नहीं होगा, ये आंसर सही है कि नहीं। सो जो कि
अदर मीन्स मतलब रिटन एग्जाम से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डिटेल्ड आप कोई चीज़ लिखते नहीं हैं, और लिखते भी हो तो गलतियाँ रह जाती है। बट जब आप आंसर देते हैं तो सडन पॉइंट पे पर्टिकुलर पॉइंट के अकॉर्डिंग ही आप आंसर देते हो, इसलिए ये एक मेरिट बन गया। फिर नेक्स्ट डीमेरिट क्या है? इट कैन बी वेरी कॉस्टली एज वेल एज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। ये बहुत कॉस्टली भी है और टाइम कंज्यूमिंग भी है। एन इंटरव्यू कैन कॉज बायसेस, ठीक है, एन इंटरव्यू कैन कॉज, एक इंटरव्यू बहुत बायसनेस भी हो सकता है, कॉज कर सकता है। मतलब 2 इंटरव्यू पर्सन दे के गए हैं, उनमें से आप अपने हिसाब से भी किसी पर्सन को रख सकते हो, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पर्सन दूसरे पर्सन से खराब परफॉर्म करके भी वो ज्वाइन कर रहा है। इवन इन द प्रेजेंस ऑफ स्किल्ड इंटरव्यूअर, जो पर्सन आपको इंटरव्यू ले रहे वो सारे स्किल्डफुल हैं, बहुत ज़्यादा ही स्किल है, उनके पास एक्सपीरियंस भी है, बट सम इंटरव्यूज़, मतलब आप सारे जो रहेंगे इंटरव्यू दे रहे हैं वो क्या करेंगे, विल नॉट रिस्पॉन्ड फ्रीली, आंसर अच्छे से नहीं देंगे, फ्रीली बात नहीं करेंगे, फ्रैंकली बात नहीं करेंगे और एक्यूरेटली नहीं बोलेंगे। देयर इज ए कॉन्स्टेंट डेंजर ऑफ सब्जेक्टिविटी ऑन द पार्ट ऑफ इंटरव्यूअर। सब्जेक्टिविटी मतलब सब्जेक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा ही डेंजर रहता है, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट डेंजर है, क्योंकि सब्जेक्ट्स का पता नहीं है, टॉपिक्स अलग अलग होते हैं हर बार, तो इसलिए कॉन्स्टेंट डेंजर होता है इंटरव्यूअर्स के लिए। मतलब वो थिंक करते हैं कि सब्जेक्टिविटी में अगर अलग अलग सबने लिख दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा, और कैसे उसे जज करेंगे, ठीक है। इन्वेंटरी कंट्रोल, नेक्स्ट टॉपिक है इन्वेंटरी कंट्रोल। सो ये डायग्राम आपको ड्रॉ नहीं करना है, बस मैं अपना थंबनेल के लिए सेट की हूँ इन्वेंटरी। आप चाहो तो डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर चाहो तो, नहीं करना है, बट इफ़ अगर आपको नीड लगा कि नहीं कर देते हैं तो ऐसा डायग्राम आप कर सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पे आ जाते हैं नीचे। सो इंट्रोडक्शन क्या है? इंट्रोडक्शन है इन्वेंटरी क्या होता है। An inventory is an ideal stock of material in store used to facilitate production or to safety customer need। देखो हम ना इन्वेंटरी में क्या करते हैं, जो मटेरियल सपोज ख़त्म हो जा रहा है उस मटेरियल का स्टॉक बना के उसे अरेंज करते हैं। सपोज कोई मटेरियल अभी स्टॉक में नहीं है तो उसको स्टोर करना पड़ेगा, तो हम स्टोर कैसे करें, इन्वेंटरी के थ्रू करते हैं, ताकि क्या होगा कि प्रोडक्शन में कोई भी हानि ना पहुंचे, प्रोडक्शन हमारा कंटिन्यूअसली चलते जाए, और टू सेटिस्फाई कस्टमर नीड्स, और कस्टमर का जो भी ज़रूरतें हैं, नीड्स हैं, वो पूरा हो। इन्वेंटरी मैनेजमेंट बोला जाता है, जैसे कि हम स्टॉक मैनेजमेंट करते हैं, घर पे कोई सामान ख़त्म होने से पहले ही स्टॉक बना के बहुत सारा सामान और ला देते हैं, तो वो भी एक इन्वेंटरी है। सो इन्वेंटरी मैनेजमेंट क्या है? साइंटिफिक मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट हाउ मच स्टॉक शुड बी मेंटेन। तो ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है, वैज्ञानिक प्रोसेस है, इसके द्वारा हम ये जानते हैं कि हाउ मच स्टॉक मतलब कितने परिमाण में स्टॉक को मेंटेन किया जाएगा, जैसे कि प्रोडक्शन में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सपोज आप प्रोड्यूस करना चाहते हो 10,000 साइकिल, तो 10,000 साइकिल के लिए जो भी स्टॉक मटेरियल चाहिए, साइकिल के पार्ट्स चाहिए, जो भी उसके ग्रीस ऑयल जो भी नीड होगा, उसका स्टॉक बना के अरेंज करके रखने को ही इन्वेंटरी बोला जाएगा। वैसे ही एजुकेशन सिस्टम में बच्चों के लिए स्टॉक मैनेजमेंट जैसे लेबोरेटरी में किया जाता है, लाइब्रेरी में चाहिए, और मटेरियल, स्मार्ट बोर्ड, टेबल, चेयर, और उसके साथ जो टीचर्स वो भी स्टॉक में ही आएंगे, क्योंकि वो अगर नहीं रहेंगे तो बच्चों को पढ़ाएगा कौन, ठीक है। क्योंकि डे बाय डे क्या होता है, जब हमें चाहिए होता है ना कोई मटेरियल और हमारे पास वो मटेरियल प्रेजेंट नहीं है, बट सडनली हमें ना अभी मटेरियल का नीड पड़ा है, ठीक है, तो आपको कहीं से परचेस करना है तो वो उसका रेट ना डबल हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि राइट टाइम पे राइट क्वांटिटी के राइट प्राइस में मिलना इम्पॉसिबल है। तो कंपटीशन वाला मार्केट है, वहाँ पे प्राइस हाइक होता है, बढ़ता है। सो जेन्युइनली हर दिन हमारा प्रोडक्शन रेट सेम रहे और आगे बढ़े, उसके लिए हमें मटेरियल स्टॉक करना पड़ता है, इसी को इन्वेंटरी बोला जाता है। इन्वेंटरी कंट्रोल के लिए क्या किया जाए ना, इन्वेंटरी कंट्रोल इज कंसर्न्ड विथ अचीविंग एन ऑप्टिमम बैलेंस बिटवीन टू कंपीटिंग ऑब्जेक्टिव्स। देखो हम क्या करें, इन्वेंटरी कंट्रोल क्या होता है, ये ऑप्टिमम बैलेंस के साथ जुड़ा हुआ है, जो कि 2 कॉम्पिटिंग ऑब्जेक्टिव्स के अंदर होता है। जैसे हम अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अभी हमने एक
इन्वेस्टमेंट क्या, तो ये इन्वेस्टमेंट को हम देखो आज कर रहे हैं, जैसे 5,000 मैंने खर्चा किया, ठीक है, क्योंकि आज हर एक चीज़ का प्राइस डाउन चल रहा है तो मुझे सस्ता पड़ेगा, कल इसी चीज़ का रेट 10,000 हो जाएगा, तो मैक्सिमम हमने क्या किया, इन्वेस्टमेंट को बचाया, तो इसी को बोलते हैं इन्वेंटरी कॉस्ट। ये जानना कि इन्वेस्ट करने से पहले कौन से दिन कैसा करे तो होगा, जैसे स्टॉक मार्केटिंग में होता है, स्टॉक मार्केटिंग में जो हाई लो ग्रोथ होता है ना, इसी को इन्वेंटरी बोला जाता है। सो कस्टमर्स के नीड को फुलफिल करने के लिए हमें मटेरियल जो परचेस करना है, उसके लिए जो मैनेजमेंट होता है उसे कॉस्ट मैनेजमेंट और इन्वेंटरी कॉस्ट मैनेजमेंट बोलते हैं। देखो, इन्वेंटरी मनी, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश द प्रोडक्ट्स, इक्विपमेंट्स एट्सेट्रा, आउटपुट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, इनपुट मटेरियल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। टाइप्स ऑफ इन्वेंटरी, देखो मैंने कुछ डायग्राम भी दे दिया, यहाँ से जान सकते हो कि हर एक चीज़ कैसे यूज़ होता है और इन्वेंटरी में मटेरियल्स ला के देता है। पहले चाहिए रॉ मटेरियल परचेस बट नॉट प्रोसेस्ड। देखो, मैंने परचेस करके खरीद के रख दिया है बट यूज़ नहीं किया है। वर्क इन प्रोग्रेस, अंडरगोन सम चेंज बट नॉट कंप्लीटेड, हमने कुछ चेंजेस किया है बट कंप्लीटली नहीं किया। ये फंक्शन ऑफ साइकिल टाइम फॉर ए प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितने साइकिल्स चल रहे हैं, मतलब कितने बार रिपीट हो रहा है वो चीज़, ताकि वो चीज़ जल्दी से जल्दी प्रोड्यूस हो। नेक्स्ट, मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ऑपरेटिंग, सो दिस इज कॉल्ड MRO, मेंटेनेंस। कोई चीज़ को मेंटेनेंस करना है, रिप्लेस करना है, पार्ट्स को, सप्लाईज को, वो सब। नेसेसरी टू कीप मशीनरी एंड प्रोसेसेस प्रोडक्टिव, यहाँ पे जो भी मशीनरी काम कर रहे हैं उसको अच्छी कंडीशन में रखना, प्रोडक्टिव वे से रखना, ये इंपॉर्टेंट है। फिनिश्ड गुड्स क्या है, कंप्लीटेड प्रोडक्ट वेटिंग शिपमेंट, अभी प्रोडक्ट जैसे बन गया, बनने के बाद क्या करोगे, उसको शिपिंग कर दोगे, शिपमेंट में चला जाएगा। सो गुड्स इन ट्रांजिट टू वेयर हाउस, फिर वहाँ से वो जाएगा वेयर हाउस में और कस्टमर्स के पास, ठीक है, दो जगह जा सकता है। अभी इन्वेंटरी क्लासिफिकेशन एंड काउंटिंग क्या है, ये इन्वेंटरी क्लासिफिकेशन और काउंटिंग ये डिफाइन करता है कि प्रोसेस ऑफ क्लासिफाइंग आइटम्स इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, प्रोसेस ऑफ क्लासिफाइंग आइटम्स, जितने भी आइटम्स हैं, तो जितने भी आइटम्स हैं उसको धीरे धीरे एक के बाद एक क्लासेस में यूज़ कर देना। देखो, जैसे कि आप लोगों ने भी एग्ज़ाम से पहले सारे मटेरियल्स को अरेंज किया होगा, ये एग्ज़ाम पेपर बहुत हार्ड है तो इसको 4 दिन पढ़ते हैं, ये पेपर थोड़ा इजी है 2 दिन में हो जाएगा, ये पेपर 1 दिन में हो जाएगा। आपने अरेंज किया ना चीज़ों को लो टू हाई में, मतलब हार्ड कौन सा है, ईजी कौन सा है, उसके बेसिस पे अटेंशन दिया, तो देयर बाय यहाँ पे भी जो भी चीज़ें आप परचेस करेंगे, जो गुड्स परचेस करेंगे, जो मटेरियल्स लाएंगे, उसको भी आप वेरिएबिलिटी जो कंपनी का नीड होगा उसके बेसिस पे आप अरेंज करेंगे। ABC क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या होता है, क्लासीफाइंग इन्वेंटरी अकॉर्डिंग टू सम मीज़र, कुछ मीज़र पॉइंट्स के अकॉर्डिंग, इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग, एलोकेटिंग कंट्रोल के अकॉर्डिंग इसको अरेंज करेंगे। जैसे इंपॉर्टेंस मीज़र क्या है, प्राइस एंड एनुअल सेल्स, मैंने अभी खरीदा एक चीज़ को 5 रुपये में, उस चीज़ को मैंने बेचा 50 रुपये में, तो मेरा 45 रुपीज़ का क्या हो गया, मुनाफा हुआ है। तो वो चीज़ अगर मैं परचेस नहीं की होती तो स्टॉक मार्केट में क्या हो जाएगा, सेल्स डाउन होंगे तो आप उसको यूज़ करोगे, सेल्स हाइक होंगे तो बेचोगे, नहीं बेचा तो हमें प्रॉफिट नहीं मिलेगा। सो देखो, चीज़ों को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, इसी को ABC क्लासिफिकेशन सिस्टम बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ अ मॉडरेट इंपॉर्टेंट, मतलब बीच का रहेगा, मीडियम इंपॉर्टेंट बोल सकते हो या मॉडरेट इंपॉर्टेंट, एंड लिस्ट इंपॉर्टेंट जिसका वैल्यू बहुत कम है। डायग्राम भी बनाओगे, देखो जिस चीज़ का दाम बहुत ज़्यादा है, A ऊपर रखा है मैंने, बहुत वैल्यूएबल, फिर आया है B जो मॉडरेट है, और C जो कम वैल्यूएबल है, ठीक है, लिस्ट इंपॉर्टेंट। फिर आता है इन्वेंटरी काउंटिंग सिस्टम, कैसे काउंटिंग किया जाता है। आप प्रोडक्ट्स खरीदते हैं ना, तो बच्चों के लिए ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है, बच्चों के लिए भी हम परचेसिंग करते हैं ना चीज़ों का, परफॉर्मेंस चेकिंग के लिए, मेजरमेंट का, बुक्स का, सब में देखा होगा ऐसा एक सिंबल रहता है, ठीक है, और मॉल में जाते हैं तो इसको एक मशीन से मतलब थोड़ा चेक करते हैं तो बिप साउंड आता है, उसके साथ ही काउंटिंग चलता है। तो ये फिजिकल काउंट ऑफ आइटम इन इन्वेंटरी में हर एक चीज़ को काउंटिंग किया जाता है, 1 2 3 4 करके पूरा काउंटिंग होता है। पीरियडिक और साइक्लिक काउंटिंग भी होता है, मतलब ये चेक करने के लिए कितना एक्यूरेसी है, कितना चीज़ को हमने यूज़ कर लिया, परफॉर्म्ड हो चुका है, और कितना चाहिए, कैसे करना है।
कंटिन्यूस काउंटिंग सिस्टम भी है, जैसे सिस्टम दैट कीप ट्रैक्स ऑफ रिमूवल ऑफ इन्वेंटरी कंटिन्यूसली दस मॉनिटरिंग करंट लेवल ऑफ ईच आइटम। मतलब पूरा नहीं चेक करना है, अभी जितना चाहिए उसे हमें चेक करना है, उसे काउंट करना है। तो 2 बिन सिस्टम क्या होता है? 2 कंटेनर्स ऑफ इन्वेंटरी मतलब प्रोडक्ट्स रिकॉर्डर व्हेन द फर्स्ट इज एम्प्टी। देखो 2 बॉक्स हम बनाएंगे, एक में एम्प्टी वाले इन्वेंटरी को डालेंगे, एक में फुल वाले। तो हमारे पास 2 हैं, उससे हमें पता रहेगा कि किस में भर्ती है किस में नहीं है। यूनिवर्सल बारकोड, अदरवाइज ये चीज़ का दाम कितना है, इसका प्राइसिंग कितना है, इसका टैगिंग कैसे होगा, इसको हम करते हैं यूनिवर्सल बारकोड के थ्रू। और ये जो चेक किया जाता है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन के थ्रू। ठीक है, इससे पता चलेगा, एक लेबलिंग होता है एक चीज़ का कि कितना अमाउंट है, क्या इंफॉर्मेशन है, क्या आइटम्स के वैल्यू है, कितना डाउन हुआ है, कितना अप जा रहा है। अब फंक्शंस ऑफ इन्वेंटरी, दिस इज द लास्ट पेज। क्यों यूज़ करते हैं फंक्शंस ऑफ इन्वेंटरी? जैसे टू मीट एंटिसिपेटेड डिमांड, मतलब आप परचेस कर चुके हैं बट सामने वाला का डिमांड जैसे जैसे बढ़ेगा उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। टू मीट वेरिएशन इन प्रोडक्ट डिमांड, अभी सोचो प्रोडक्ट में जितना वेराइटीज़ लाते हो उतना दाम बढ़ता है, तो वैसे में। टू स्मूथ प्रोडक्शन, मटेरियल ज़रूरत पड़ता है प्रोडक्शन करने के लिए, तो इसलिए स्मूथ प्रोडक्शन के लिए रिक्वायरमेंट है मटेरियल्स। टू अलाउ फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे हम फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम कर सके, ये भी इंपॉर्टेंट है। टू प्रोवाइड सेफगार्ड फॉर वेरिएशन इन रॉ मटेरियल डिलीवरी टाइम, तो हम ये भी सेफगार्ड देंगे कि कोई चीज़ हमने ऑर्डर किया है तो वो चीज़ हमारे समय के अनुसार पहुँचे और वो मटेरियल जैसे अच्छे से पहुँचे, कोई भी गलत ना हो या फिर उसको किसी ने बदल ना दिया हो, ये भी। टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट स्टॉकआउट्स को प्रोटेक्ट करना। टू टेक एडवांटेज ऑफ ऑर्डर साइकिल्स, अभी जितने बार ऑर्डर किया जाएगा तो ऑर्डर साइकिल्स बढ़ रहा है, मतलब आपके प्रोडक्शन रेट बढ़ेंगे, तो उसको मैनेज करना, एडवांटेज लेना। और डिस्काउंट्स, मतलब टू हेल्प हेज अगेंस्ट प्राइस इंक्रीजेस, अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो कुछ चीज़ों का क्वांटिटी में डिस्काउंट्स देंगे हम। तो इन्वेंटरी, प्रोडक्ट्स के डिमांड प्रोसेस, सप्लाई प्रोसेस, तो ये इतना चीज़ है इन्वेंटरी का। इन्वेंटरी से याद रखना, लैब में सामान आता है, बुक्स आते हैं, टेबल चेयर सब कुछ आता है, जो भी सराउंडिंग्स में आता है वो सब परचेस करना पड़ता है, तो इसके लिए इन्वेंटरी यूज़ किया जाता है। ठीक है।